Assalamu alaikum to all of you. What about your tabiyat, niyat, sehat and mood? Everything is okay. Are you ready? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Tabiyat is good. Everything is good. Fever. Allah raham karega bhai. Ready sir. Okay. Going to start a topic that is locomotion. एटीपी वाला समझाएं। हाँ 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 बिल्कुल, आ जाएं भाई। एक किस्सा रहता है हमारा, अगर आप गौर से सुनेंगे, अगर आप गौर से सुनेंगे मेरी बात, बड़े काम की चीज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। बड़े काम की चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, गौर से सुनने भाई। देखिए, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसके लिए एटीपी की कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है, उसके 4 स्टेप्स हैं। अगर मैं चौथा स्टेप आपको बताऊं कि चौथा स्टेप क्या है, तो भाई सुने। ब्रिज, अगर पहली ब्रिज ऐसे नहीं टूटती, दूसरी ब्रिज बनाने के लिए पहली ब्रिज को तोड़ना पड़ता है। समझते जाएं मेरी बात को गौर से। महक चावला ने ये क्वेश्चन किया है, ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे उसका एटीपी का रोल है। ब्रिज के अंदर 3-4 स्टेप्स हैं बनने और टूटने में। सुने भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्लियर नहीं है, क्या आवाज क्लियर नहीं है? अब एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि रिलैक्स स्टेट में एक्टिन के सॉकेट को कौन छुपाता है? तो भाई ये तो सिंपल चीज है, मैंने 100 बार बताई है कि ट्रोपोमायोसिन ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, अब मैं बात करूं अपनी। ओके सुने, अब मुझे सही पढ़ाने नहीं दे रहे ना आप। मेरी बात जब मैं शुरू करूं तो मेरी बात को गौर से सुना करें और जवाब दिया करें। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आगे जा नहीं सकूंगा। तो भाई, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पहली ब्रिज को तोड़ना पड़ता है। इट मीन्स पहला स्टेप क्या होना चाहिए ब्रिज बनाने के लिए? पहली ब्रिज को तोड़ना। तो आखिरी जो स्टेप है, आखिरी जो स्टेप है वो ब्रिज को तोड़ना। ब्रिज को तोड़ना आखिरी स्टेप है। ये आखिरी स्टेप है, ब्रिज को ब्रेक करना आखिरी स्टेप है। और ये स्टेप एटीपी करवाएगी। आप कहेंगे सर कैसे? तो भाई सुने, ब्रिज किसके बीच बनी हुई है? एक्टिन के सॉकेट और मायोसिन के हेड के बीच। जब एटीपी आ जाती है ना, एटीपी, तो एटीपी इस हेड से बाइंड करती है। तो ये जो हेड है, इधर से बना हुआ कनेक्शन अपना क्या करता है? डिमोलिश करता है, तोड़ता है कनेक्शन। तो कनेक्शन कौन तोड़वाता है? हेड से आके अटैच होकर एटीपी। तो एटीपी का अटैच होना ब्रिज का ब्रेक होना है। ये आखिरी स्टेप है, चौथा स्टेप है। अब ब्रिज बनने के लिए
क्या चाहिए भाई ब्रिज बनने के लिए, बताएं कमेंट में। अब पहला जो स्टेप है वो क्या है पता है, ये जो एटीपी है ना, ये हेड पर टूट जाएगी एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। आप कहेंगे सर फायदा, भाई फायदा ये है कि एटीपी को तोड़ के रखेंगे। इट मीन्स आप ऐसे रेडी होके बैठे हैं, बस आपने अभी एक्शन करना है। अगर काम आ जाए, आपको एटीपी यूज करनी है, फिर आप एटीपी को तोड़ें फिर यूज करें तो टाइम लग जाएगा। तो पहला जो स्टेप है वो एटीपी को तोड़ के रखना है। तो क्या मैं कहूं पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो पहला स्टेप है कहां पर हुआ है, आप कहेंगे सर हेड पर हुआ है ये स्टेप। ये हेड पर अटैच हो गई क्या, ये हेड पर अटैच हो गई क्या, बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर ये अटैच हो गई हेड पर एडीपी और ये अटैच हो गया फॉस्फेट। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पहला स्टेप एडीपी को तोड़ दिया हमने। अब दूसरा स्टेप क्या है, ब्रिज का बनना। कौन बताएगा कमेंट में, ब्रिज बनाने के लिए पहले पहले क्या चाहिए, खोपड़ी से जो आता है नर्व इम्पल। तो दूसरा स्टेप है ब्रिज का बनना। अब ब्रिज बनने के लिए क्या आएगा, पहले नर्व इम्पल आएगी। तो नर्व इम्पल कौन से स्टेप में आ गया ब्रिज बनने में, नर्व इम्पल आएगी तो कैल्शियम रिलीज होगा। तो कैल्शियम का रिलीज होना भी ब्रिज बनने में। कहां से कहां रिलीज हुआ, यू नो वेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से साइटोसोल में यानी सार्कोप्लाज्म में यानी मायोफिब्रिल पर यानी सार्कोमेयर पर यानी एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट पर यानी ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हुआ। समझ आ रही है ना भाई। तो कैल्शियम रिलीज हुआ, ये कैल्शियम जाकर बाइंड हुआ ट्रोपोनिन सी के साथ। और यहां पे ब्रिज बनने में कौन मुझे कमेंट में बताएगा, ट्रोपोनिन टी का रोल पढ़ाया हुआ है भाई, इसका रोल बताएं, नहीं तो ऑनलाइन यहां से मार्कर लगाऊंगा, इधर से सीधी आके लगेगी। ओपन द सॉकेट, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करना, वेरी गुड, अपनी पोजीशन पर लेके जाना ट्रोपोमायोसिन को। निकलो भाई हमारे घर से, मतलब सॉकेट से, मतलब एक्टिन के जी एक्टिन से। तो क्या मैं कहूं जैसे कैल्शियम रिलीज होगा, ट्रोपोनिन सी रिक्वेस्ट करेगी ट्रोपोनिन टी को, मेहरबानी करो मैं कैल्शियम के साथ आई हूं, ट्रोपोनिन सी कह रही है मेहरबानी करो मुझे इस हेड के साथ ब्रिज बनानी है। कैल्शियम कह रहा है, ट्रोपोनिन सी कह रही है, मगर वहां पे ट्रोपोमायोसिन पड़ी है। तो ये इसका सुनकर दुखी हाल, ये ट्रोपोमायोसिन को निकालेगी, सॉकेट हो जाएगा फ्री। सॉकेट फ्री होने के बाद ये आ गया सॉकेट, ये आ गया सॉकेट और ये आ गया ट्रोपो मायोसिन का हेड। और ये मायोसिन के हेड पर क्या था, ये था एडीपी और ये था फॉस्फेट। अब यहां पे सॉकेट में आ गई ट्रोपोनिन सी अलॉन्ग विद कैल्शियम। अब ये ट्रोपोनिन सी, ये है ट्रोपोनिन सी, ये है कैल्शियम, ये है हेड, हेड पर ये फॉस्फेट, हेड पर ये एडीपी। अब बनेगा ब्रिज। ये ब्रिज बन गया किसके बीच, ये सॉकेट और ये हेड के बीच ब्रिज बन गया भाई। ब्रिज बनने के बाद प्रोसेस होगा तीसरा, जिसको हम कहेंगे पावर स्ट्रोक, यानी इसको कहेंगे रिमूवल ऑफ एडीपी एंड रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम द हेड। आप कहेंगे अच्छा ब्रिज बनने के बाद ये जो झटका है, तो ओवरलैप द एक्टिन्स को आप कह रहे हैं पावर। हाँ भाई, ये पावर लगाना ये थर्ड स्टेप है। और इस पावर में जैसे ये पावर लगेगा, क्या यूज होगी, एटीपी की एनर्जी यूज यहां पे होती है।
तो यूज ऑफ एटीपी यहाँ पे होता है, यूज ऑफ एटीपी की एनर्जी यहाँ पे होती है, मगर एड ऑफ एटीपी लास्ट स्टेप में होती है। सेकंड स्ट्रोक पावर स्ट्रोक वाला नहीं है, सेकंड स्टेप में जस्ट ब्रिज बनाई है, अब ये धक्का लगेगा, ये ब्रिज बनी है, ये धक्का लगा है, ये ब्रिज बनना सेकंड स्टेप, धक्का लगाना पावर, यहां पावर में ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएंगे। भाई ये थी एटीपी की साइकिल जिस पर आप चढ़ के बिल्कुल बासानी घूम सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है घूमना फिरना एनिमल्स का, कि कैसे एनिमल जो हैं वो घूमते फिरते हैं, क्वाड्रीसेप फेमोरिस मसल्स हैं थाई बोन पर अटैच होती हैं। एटीपी ब्रिज में एक यूज होगी, एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक ब्रिज बनेगी या बहुत दफा बन के टूटेगी, बताएं भाई, बहुत दफा। चलो अभी छोड़ें, अभी आ जाएं लोकोमोशन पर। मूविंग टू द टॉपिक ऑफ द डे दैट इज लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो भाई मुझे बताएं लोकोमोशन जो ऑर्गेनिज्म में है वो एक ही तरीके से होता है क्या? नहीं भाई, कोई टांगों से घूमता है, कोई विंग से उड़ता है, तो कोई चार पैरों पे चलता है, कोई तो किसी के पास सिलिया है, किसी के पास फ्लैजिला है, किसी के पास वो भी नहीं, सीडोपोडिया बना के एमोबा घूमता है, किसी के पास टेंटिकल्स हैं, किसी के पास वो भी नहीं, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है, तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही तो बताएं, अदरवाइज ये टोपी ड्रामे छोड़ दें। अभी सही है, अभी सही है, राइटिंग नजर आ रही है, क्लियर है, ओके। चलो भाई, अब आज का जो टॉपिक है ना वो रीडिंग करने का है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे नीड होगी मैं वो बोर्ड यूज करके पढ़ा लूंगा, फिर आगे चलते चलेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज वाइंड अप करें, मगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं देर से निकल के आया हूँ फर्स्ट ईयर की क्लास में से। तो सुने, पहले से कुछ बेहतर है, जुगाड़ करें भाई, इंटर का बुक लेके बैठे, लोकोमोशन इन एनिमल में पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। स्टार्ट करें, चलो भाई। तो बहुत सारे किस्म की मूवमेंट होगी। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि मसल्स जो हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अब प्रोटोजुआ का लोकोमोशन पूछ रहा है, प्रोटोजुआ का लोकोमोशन पूछ रहा है, तो मैं इसको प्रोटोजुआ का लोकोमोशन बताता हूँ। सुने भाई कि प्रोटोजुआ कैसे मूव करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोटोजुआ में कौन कौन आते हैं, कौन कौन प्रोटोजुआ में आते हैं, आप कहेंगे सर एक आते हैं एमोबा, दूसरे सर आते हैं कौन, दूसरे आते हैं पैरामेशियम, और सर तीसरा आता है यूग्लिना, जो कि यहाँ पे बुक में दिए गए हैं, इनका लोकोमोशन पढ़ना है। सुने भाई, एमोबा पैरामेशियम यूग्लिना में से एमोबा के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूव करने के लिए। तो एमोबा क्या करता है, ये एमोबा की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ऐसा इरेग्युलर शेप होता है एमोबा का। अगर इस एमोबा को किसी डायरेक्शन में मूव करना है, सपोज करें ये ए एक पोजीशन है, इस ए पोजीशन पे जाना है, कोई फुट पड़ा है वहां पे इसको जाना है, ना फ्लैजिला है, ना सिलिया है, ना टांगे हैं, बाजू कुछ भी नहीं, एक सेल है ना भाई, सिलिया फ्लैजिला नहीं है। ये एमोबा सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ फोल्ड करके ऐसे सेल को खींच सकता है इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे करता है,
ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बढ़ाता है, ये ऐसे बड़ा धागा बनाता है, ये ऐसे। इस धागा जो है ये फिंगर टाइप नजर आ रहा है आपको, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, सीडोपोडिया। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सीडोपोडिया। ये झूठे फॉल्स फुट है, सीडो मतलब फॉल्स। अब ये बन गया ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, साइटोसोल और साइटोजेल में से बाहर वाला पोर्शन कौन सा है? साइटोजेल। और जेल में डेंसिटी ज्यादा है, कोलाइड्स ज्यादा है, ग्रेन्यूल्स ज्यादा है, गाढ़ा है, घाटे टाइप का है, वजनी है। और अंदर वाला वजनी नहीं, ये लाइट है, ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसल्यूसेंट है। तो भाई क्या करता है, ये पैर बना के इसमें सारे साइटोजेल को बुला देता है। ये सारा साइटोजेल है। तो साइटोजेल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पीछे क्या बचा, साइटोसोल। तो साइटोसोल में वजन कम है और साइटोजेल में वजन कम है, ज्यादा है। साइटोजेल यहाँ पे लगा दिया। अब अगर ये दूसरा यहाँ से सीडोपोडिया और बनाए, ये ऐसे सीडोपोडिया फिर ऐसे यहाँ से बनाए, फिर उसमें जेल लगाए, ये जेल रख ले, तो आप कहेंगे अच्छा सर ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन को ऐसे घुमा रहा है आगे 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 आगे, और उसमें जेल रखता जा रहा है ताकि पीछे वाला सेल जल्दी से घसीट के चला आए पीछे से। ठीक है ना भाई, आगे जमना चाहिए ना, वजन होगा तो जमेगा ना आगे। तो ये एमोबाय से मूव करता है, सीडोपोडिया बना के उसमें साइटोजेल लगा के फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो साइटोसोल जल्दी मूव करके आता है। ऐसे स्लो 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 मूव करने के लिए ये स्लोएस्ट मूवमेंट करता है, जिसे एमोबाइड मूवमेंट कहते हैं हम। आगे भारी पीछे हल्का। पैरामेशियम जो है आपने देखा हुआ है कि जो पैरामेशियम है उसके साइड पर ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया। अब सीलिया और फ्लैजिला दो टर्म्स हैं। इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास सीलिया है। भाई सीलिया छोटे हैं और नंबर में ज्यादा है, फ्लैजिला बड़ा है और नंबर में ये एक या दो या फ्यू होते हैं। बड़ा है तो मूवमेंट करने के लिए एक दो काफी है, तो इनका नंबर कम होता है, और ये छोटा है तो ये बहुत चाहिए, तो ये सारी बॉडी के अराउंड सीलिया लगे हुए हैं। अब सिलियरी मूवमेंट, सिलिया जो मूवमेंट करवाएगा उसे हम कहेंगे सिलियरी मूवमेंट, और ये एमोबाइड मूवमेंट, ये यूगली नामी फ्लैजिलरी मूवमेंट होगी। सिलियरी मूवमेंट स्लो होगी या फ्लैजिलरी? भाई सिलियरी स्लो होगी। हाँ, सिलिया मूव करवाने के लिए एक एक सिलिया मूव करे तो बेहतर है या सारे मूव करें तो बेहतर है? बात बताएं कमेंट में। तो भाई सिलिया मूव करते हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। सिन का मतलब है फ्यूज, सारे मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो धक्का। भाई बोट चलती है ना पानी में, पीछे पानी को धक्का देते हैं तो बोट आगे चलती है। आप स्विमिंग करते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे, पानी पीछे जाता है और आप पानी के अंदर आगे जाते हैं, तो बॉडी ये पैरामेशियम भी ऐसे पानी के अंदर सिलिया आगे पीछे लगेंगे तो मूवमेंट करेगी। अब मेरी बात सुने, सिंक्रोनाइज मैनर और मेटाक्रोनाइज मैनर भी होता है, इसमें दोनों तरीके होते हैं, मगर पैरामेशियम घूमने के लिए सिंक्रोनाइज मैनर यूज करता है। एक और तरीका होता है मेटाक्रोनाइज, में आधे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आधे नहीं करते। उसकी बात छोड़ें, वो भी एग्जांपल बता रहा हूं मैं। पहले सिंक्रोनाइज मैनर, वो बहुत अच्छा है, सुने। अब मेरा ये हाथ है, सपोज करें सिलिया, ये आगे लेटा हुआ है। अब जब मैं पीछे करूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो पानी पीछे जाएगा, मेरी बॉडी आगे। अगर मैं ऐसे करूं, पानी को पीछे धकेलूं और फिर उधर से ऐसे वापस लौटाऊं सिलिया को, ऐसे फिर ऐसे, तो मेरी मूवमेंट कैसी होगी? थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। क्यों? ये धक्का मुझे आगे भेजेगा और ये धक्का मुझे पीछे भेजेगा। समझ आ रही है बात मेरी? तो सिलिया कैसे मूव करें? तो सिलिया अगर ऐसे पीछे आ रहे हैं, ये पीछे आ रहे हैं, ये पीछे आ रहे हैं, तो इससे बॉडी कहां जाएगी? आगे। अगर इसी डायरेक्शन में ये सिलिया वापस ऐसे हो जाए तो बॉडी तो पीछे हो जाएगी ना। तो आप कहेंगे
इंटरनेट जो प्रॉब्लम आए छो। अभी तो वीडियो सही चल रही है। अभी सही है, अभी मैं स्टक तो नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, हंस भी रहा हूं। चलो सुने, चलो। हाँ भाई, पता नहीं मैं कहाँ पे था। हाँ, मैं यहाँ पे था कि सिलिया ऐसे मूव करें कि जब पीछे जाएं तो ऐसे बॉडी से हॉरिजॉन्टली जाएं, बॉडी से ऐसे हॉरिजॉन्टली पीछे जाएं, और जब वापस आएं तो ऐसे वर्टिकली वापस आ जाएं, है ना। अगर जैसे जाएंगे वैसे वापस आएंगे तो मजा नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं होगी। अगर जैसे जाएंगे और वापस ऐसे होकर आएंगे, ठीक है, ये गया लौटा ऐसे, ये गया लौटा ऐसे, तो भाई ये मूव करके सीधा वापस आएगा तो क्या होगा, पानी को पीछे धक्का नहीं लगेगा। तो समहाउ ऐसे मूवमेंट होती है पैरामेशम की। जब पैरामेशम पीछे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ये पावर स्ट्रोक है, ये इनका पावर स्ट्रोक है। और जब वापस जाते हैं वर्टिकली, बॉडी से वर्टिकली जब जाते हैं, ठीक है, बॉडी के साइड टू साइड ऐसे जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक ऐसे झटके झटके में मूवमेंट होती है पैरामेशम की, सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। बाकी यूग्लिना की मूवमेंट, भाई यूग्लिना के अंदर मूवमेंट का कुछ टाइप ऐसे भी होता है। यूग्लिना के अंदर एक दो मैं बात करूं, ये यूग्लिना है सपोज करें, ठीक है, इसके अंदर ये एक फ्लैजिला है बड़ा और दूसरा छोटा फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला होते हैं। ये मैंने बनाई है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना यहाँ पे बना ली मैंने। तो यूग्लिना में एक बड़ा फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला अगर इस साइड पे ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे एक साइड पे, एक है ना, एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस साइड पे धक्का लगाएगा बॉडी उसके अपोजिट जाएगी। अगर ये इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी उस साइड में जाएगी, ठीक है। तो फ्लैजिला और भी मूवमेंट करते हैं, ऐसी मूवमेंट वेवी मूवमेंट भी करते हैं फ्लैजिला, मगर ये जो यूग्लिना है साइड वाली मूवमेंट मोस्टली ज्यादा शो करता है। फ्लैजिला को साइड में लगाता है तो उस साइड से बॉडी दूर भागती है, ऐसे मूवमेंट करता है। यूग्लिनाइड मूवमेंट है ये, फ्लैजिलरी मूवमेंट कहते हैं इसको। अभी भाई एक और पढ़ना है हमें ट्रम, और उस ट्रम का नाम है, ये भाई सिलिया हो गया, लोकोमोशन एंड प्रोटोजोआ हो गया, सोल और जेल का कॉन्सेप्ट के सोल कहाँ होगा जेल कहाँ होगा ये आप पढ़ लेना, ठीक है, फिगर देख लेना। ये एमोबाइड मूवमेंट है, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक वगैरह हमने कर लिया। ये फ्लैजिलरी मूवमेंट है, ये फ्लैजिला कैसे मूव करता है, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला होता है, और ये जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिलरी मूवमेंट करवाता है, ठीक है। फंक्शनली सिमिलर होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं मगर एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। सिलिया और फ्लैजिला में दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलिया और फ्लैजिला दोनों में फर्क क्या है। फ्लैजिला छोटे हैं बड़े हैं, फ्लैजिला बड़े हैं और थोड़े हैं, सिलिया छोटे हैं और बहुत हैं। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं, दोनों ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए हैं, दोनों होलो हैं, ठीक है। और डिटेल पढ़ाऊं तो 9+2 अरेंजमेंट है दोनों के अंदर, जबकि जो सेंट्रियोल होता है उसमें 9+0 होता है। सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट होते हैं, ये यहाँ पे डुप्लेट होते हैं, दो दो। अभी सेल नहीं बढ़ रहे तो ये हमारा नहीं कि हम सेल में चले जाएं। मूविंग टू द, ये देखें एक साइड पे लगा रहा है तो बॉडी उस साइड में मूव करेगी, फ्लैजिला इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। या नीचे लगाएगा तो बॉडी थोड़ी थोड़ी आगे जाएगी, ठीक है, आगे करने के लिए, मगर थोड़ा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, सीधा नहीं चल सकेगा, टेढ़ा चलेगा। लोकोमोशन इन एनिमल्स, एनिमल्स क्यों कह रहा है ये एनिमल्स, क्या प्रोटोजोआ एनिमल नहीं था, एनिमल नहीं था, वो प्रोटिस्टा का मेंबर है। एनिमल शुरू हो रहे हैं पोरीफेरा से, ठीक है भाई। अब सुने भाई, अब हम पढ़ेंगे जेलीफिश के अंदर मूवमेंट। तो जेलीफिश
हमारा ये बुक वाला कह रहा है कि हमने पढ़नी है एक्सक्रीशन किसमें, सॉरी मूवमेंट किसमें, निडेरिया में, सेलेंटेट्रा में। हाँ भाई, निडेरिया में मूवमेंट कौन करवाता है? निडेरिया में, निडेरिया मतलब सेलेंटेट्रा। सेलेंटेट्रा में टेंटिकल्स होते हैं मूव करने के लिए। फ्लैजिला से बड़ी स्ट्रक्चर है, टेंटिकल्स। अब निडेरिया में कौन कौन आता है? हाइड्रा, जेलीफिश, है ना, हाइड्रा, जेलीफिश। तो जेलीफिश का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि जेलीफिश ऐसे है, ऐसे उसकी बॉडी है, बीच में यहाँ पर माउथ है, माउथ के अराउंड ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ओबेला, सी एनिमोन, जेलीफिश किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? मुझे बताएं ये कौन सी कैविटी है ये अंदर जहां पे पानी स्टोर होता है? सेलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। यहां से खाएगा फूड भी, पानी भी, और निकालेगा अनडाइजेस्टेड फूड भी और पानी भी। तो भाई इसमें पानी स्टोर किया हुआ है, बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। अब ये जेलीफिश ऊपर जाने के लिए, पानी की ऊपरी तह पे जाने के लिए क्या करेगा? ये नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे जेट जहाज चलता है, रॉकेट चलता है जैसे। अब ये इसमें दो लेयर्स होते हैं, आपको पता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोगिलिया होती है इस फाइलम में। तो ये दो लेयर्स हैं, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर आएगा किसके पास? इस कैविटी के पास, इसमें पानी भरा हुआ है। इस छोटे से पोर से बहुत सारा पानी निकलेगा। जब ज्यादा पानी इससे निकलेगा, पानी बड़े प्रेशर से निकलेगा ना, जब प्रेशर से निकलेगा तो पानी के अंदर पानी जाएगा तो बॉडी ऊपर मूव करती जाएगी। ऐसे ये मूव करता है नीचे ऊपर इधर उधर जेलीफिश, ठीक है। हाँ, पानी नीचे निकलेगा तो बॉडी ऊपर जाएगी, और ये मूवमेंट कहलाती है जेट प्रोपल्जन। ये मूवमेंट कहलाती है जेट प्रोपल्जन। ऐसे जब झटके से पानी निकले और पानी निकलने से बॉडी पानी के प्रेशर से आगे चले, जेट टाइप, तो ये जेट प्रोपल्शन है। एक्शन का रिएक्शन है, बिल्कुल। पानी का निकलना और बॉडी का मूव करना, रिएक्शन रिएक्शन है आपस में। अच्छा, जेलीफिश के बाद लोकोमोशन पढ़ना है हमें किसमें? कौन सा एनिमल दिया गया है इसमें जेलीफिश के बाद? ये भाई जेट प्रोपल्शन मूवमेंट हो रही है, लोकोमोशन इन स्नेल, लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल ऊपर आ गया है। लोकोमोशन इन स्टारफिश, कॉकरोच, ये स्नेल फिर रखा हुआ है। क्या किया है मैंने? ये सेम स्लाइड वापस रखी है। नहीं है भाई, वो नहीं है, अर्थवाम का लोकोमोशन नहीं है। क्यों नहीं है? बल्कि पढ़ना भी नहीं चाहिए हमें। अर्थवाम का लोकोमोशन मुझे बताएं, पढ़ना चाहिए? बताएं अर्थवाम का लोकोमोशन। चलो है तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, पढ़ना ही नहीं चाहिए भाई, पढ़ाया हुआ है मैंने डिटेल में। अर्थवाम कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? अर्थवाम एनिलिड से, सेगमेंटेड वर्म से। कौन सा स्केलेटन है? हाइड्रोस्केलेटन। तो भाई अर्थवाम के अंदर अगर मैं अर्थवाम के अंदर आपको लोकोमोशन का पूछूं तो कौन कौन लोकोमोशन करवाता है? आप कहेंगे सर एक वाटर का रोल है जो हाइड्रोस्केलेटन है, दूसरा मसल का रोल है, और तीसरा सिटी का रोल है। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके लोकोमोशन करवाती हैं अर्थवाम में। आप से मैं पूछ रहा हूं कि जस्ट मुझे इतना बताएं, पढ़ाया हुआ है मैंने डिटेल में, मुझे इतना बताएं
कि अगर वाटर ना होता तो जो मसल हैं दो टाइप की, एक सर्कुलर और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, उसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से सीधा जमीन के अंदर दबते नहीं ना। प्रेशर, तो प्रेशर कंपलसरी है, प्रेशर बनाने के लिए वाटर जरूरी है अंदर। अब मुझे ये दूसरा जवाब ये बताएं, मैं जवाब पूछ रहा हूं बस, पढ़ा नहीं रहा मैं, ये मुझे ये बताएं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको अर्थवर्म में, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस में, और मेरे ख्याल में सपोर्ट एंड मूवमेंट, हाँ होम्योस्टेसिस में पढ़ाया था ना मैंने। मुझे ये बताएं कि जब बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें तो बॉडी कहाँ आएगी, आगे या पीछे? अच्छा आगे आएगी। अच्छा, और आगे आएगी तो मुझे ये बताएं, पीछे से आगे आएगी या आगे से आगे जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से पीछे वाला पोर्शन उठ के आगे चला आएगा, आगे वाला वही होगा। बॉडी अर्थवर्म की पीछे से फ्री है या आगे से फ्री है? चिटाई लगी हुई है ना, पीछे से ये उठ के आगे चली आएंगी। गुलाटी का आएगा, बॉडी थिक हो जाएगी, ठीक है भाई, ये पता है आपको। अब मुझे बताएं, अब बॉडी छोटी हो गई है और मोटी हो गई है, आगे आ गई है, अब अगर सर्कुलर मसल कांटेक्ट करेंगे तो बॉडी आगे जाएगी, है ना, सारे की सारी बॉडी वहीं से उठकर फॉरवर्ड पोर्शन इसका पतला होता जाएगा और आगे होता जाएगा, आगे होता जाएगा, आगे जब जाके गिरेगी वहां पे सिटाई लगेंगी और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट करेंगी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल कांटेक्ट करने से कौन सी मसल कांटेक्ट करेंगी तो सिटाई जमीन में तेज से दब जाएंगी? सिटाई को दबाने वाली कौन सी मसल्स हैं ज्यादा दबाने वाली? नहीं भाई, सर्कुलर नहीं, वो तो बॉडी को पतला कर रही हैं, सर्कुलर तो बॉडी को पतला कर रही हैं, यानी सिटाई को निकाल रही हैं और उठ के। अच्छा मुझे ये बताएं, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बॉडी उठ के पीछे क्यों नहीं जा रही, बॉडी आगे क्यों जा रही है? सर्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बॉडी पतली बन रही है, आगे क्यों जा रही है, पीछे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सिटाई की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है। अगर मैं कहूं उसमें जो ताकत है 10 गुना ज्यादा कोई चीज उठा के मैं फेंकूं तो मैं नहीं फेंक सकूंगा, या 10 गुना ज्यादा एक टन के अंदर चीज हो उसको मैं घसीटूं तो मैं नहीं घसीट सकूंगा, बल्कि मैं घसीटता जाऊंगा उसके पीछे। चलती हुई गाड़ी को अगर मैं रोकना चाहूं तो रोक नहीं सकूंगा, मैं उसके साथ घसीटता चला जाऊंगा। तो सिटाई छोटी स्ट्रक्चर है, सिटाई जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बॉडी फोर्स लगाएगी कि मैं आगे जाऊं, बॉडी फोर्स लगाएगी कि मैं पीछे भी जाऊं, मगर सिटाई की जो अरेंजमेंट है वो ऐसी है कि वो पीछे बॉडी को अलाउ करने नहीं देती, क्योंकि वो जमीन में लगी हुई है। अगर जमीन में वो जो हल नहीं चलता, जमीन में ऐसे जमीन को तोड़ फोड़ के पे नहीं जा सकती, अगर ऐसा करती तो बॉडी सारी आगे आके गिरती है। तो वही बात हो गई, मुझमें जो वजन है, ताकत है, और गाड़ी जिसको मैं रोक रहा हूं वो मेंटेन नहीं हो रहा, मैं सारे का सारा उसके पीछे घसीटता चला जाऊंगा। तो सिटाई ऐसी दब जाती है नीचे कि बॉडी पीछे वाली आगे आके गिरती है, ठीक है, और सिटाई ऐसे घसीट के पीछे नहीं जा सकती, इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है। बहरहाल ये पढ़ा हुआ था, छोड़ दें, अच्छे से डिटेल से पढ़ा हुआ है मैं, हमने सिटाई का कॉन्सेप्ट। अभी ये सिनेल का आ गया है, क्या सिनेल का भी पढ़ा लूँ मैं यहाँ पे? सुने, चलो वहां पे चलते हैं, सिनेल का भी वहां पे पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, सिनेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखें भाई, स्नेल बिलोंग्स टू स्नेल बिलोंग्स टू मोलस्का। मोलस्का मतलब मेंटल वाले, पागल लोग, है ना, मेंटल पागल नहीं भाई, मेंटल जो शेल है उसको कहते हैं। तो देखें भाई, ये मोलस्का की बॉडी बना रहा हूं मैं, ये मोलस्का की बॉडी बना रहा हूं, दो पार्ट्स बनाए हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं हेड, इसको कहते हैं क्या, फुट, और ये हेड ये फुट,
इसके ऊपर यहाँ पे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, बॉडी के ऑर्गन यहाँ पे हैं, जैसे हमारा एब्डोमेन है ना, सारे ऑर्गन इसमें हैं। तो ये ऐसा पार्ट है, इसको विसरल ऑर्गन का पार्ट कहते हैं। बॉडी असल ये है विसरल ऑर्गन। और एक एक रटा लगा ले यहाँ पे, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि मोलस्का के अंदर बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में 2 पेयर गैंग्लियन के, दूसरे में भी 2 पेयर गैंग्लियन में, तीसरे में भी 2 पेयर गैंग्लियन के। कितने पेयर हो गए? 3 पेयर गैंग्लियन के होते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 गैंग्लियन, 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन, एक हेड में, एक फुट में, एक बॉडी के अंदर। हेड, फुट, बॉडी। माउथ कहाँ पे होगा? माउथ कहाँ पे होगा? सेंसेशन कहाँ से होगी? इंजेक्शन कहाँ से होगी? हेड से, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये ऑर्गन है, इनके ऊपर ऐसे ये शेल होगा, ये शेल होगा, जिसको हम मेंटल कहते हैं। मोलस्कस के अंदर ये फुट है, हाँ भाई टांगे हैं, इसको लिम्स हैं, नहीं नहीं। तो यहाँ से स्नेल मूव करके जाता है ना, वो रास्ता आप देखेंगे ना, वो रास्ता वो शाइनिंग देता है, वो रास्ता। अरे वाह भाई, क्या कर दिया इसने! पता है क्या करता है? सुने, स्नेक कैसे मूव करता है? बाय यूजिंग लिम्स और मसल। मसल, इसके पास भी मसल है। तो भाई बताएं, मसल कहाँ पे होंगे मूव करवाने वाले? मसल्स कहाँ पे होंगे मूव करवाने वाले? फुट में। और फुट कहाँ पे घूम रहा है? इस सरफेस पे, इस रोड पे, इस रास्ते पे। तो ये जो रास्ता है, ये जरूरी तो नहीं ये स्लिपरी हो, रफ भी हो सकता है, डस्टी भी हो सकता है। तो मट्टी में, डस्टी में, रफ में ये नहीं चल सकेगा। इसको स्लिपरी बनाने के लिए, इस रास्ते को स्लिपरी बनाने के लिए, ताकि बॉडी स्लिप हो जाए जल्दी जल्दी में, ये फुट के आगे वाले पोर्शन से, यहाँ से ये सीक्रेशन करेगा। यहाँ पे ग्लैंड होंगे इसके पास, गोबलेट ग्लैंड, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले। तो ये जो ग्लैंड है, यहां से जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड सीक्रेशन करवाएंगी क्या? म्यूकस, ठीक है। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड म्यूकस की सीक्रेशन कराएंगी। और म्यूकस क्या करेगी? म्यूकस इस सारे वेंटर के नीचे आ जाएगी, क्या बनाएगी? रास्ते और बॉडी के बीच स्लिपरी कंडीशन बनाएगी। तो बॉडी के मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने से ऐसे थोड़ा 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 आगे मूव करेगा। मैं ऐसा कहता हूं भाई, सपोज करें ये मूव कैसे करता है, सुनिए। अगर मैं क्या करूं, मैं करता हूं, एक वजन उठाता हूं, नीचे में एक बड़ी स्लिपरी जगह पे खड़ा हूं, अभी खड़ा हूं, बहुत स्लिपरी है। अगर इधर उधर करूंगा वो स्लिप हो जाऊंगा। और उसके बाद मैं एक वजन उठा के जोर से फेंकूं या बॉल फेंकूं, तो मुझे बताएं मेरे पैर कहाँ जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। ऐसे मैं उधर फोर्स लगाऊंगा, बॉडी उधर निकल जाएगी। ऐसी टाइप की मूवमेंट होती है स्नेल में कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोड़ा धक्का आएगा, थोड़ी स्लिप होगी, थोड़ी स्लिप होगी, ऐसी मूवमेंट करती है। तो बताएं मूवमेंट करने वाला ऑर्गन कौन है? फुट। 2 तरीकों से मूव करता है, मसल और म्यूकस प्रोड्यूस करके। मसल से कॉन्ट्रैक्ट करता है, म्यूकस से धक्का देता है। इसलिए जब घूम के जाता है तो रास्ता शानदार बना के जाता है, शाइनी बना के जाता है। हाँ भाई, और किसमें मूवमेंट पड़नी है बताएं? और कौन है? स्टार फिश। और हमें मिला हुआ है स्टार फिश। देखिए आपने स्टार फिश कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा, कंडों वाले, थॉर्न्स वाले, जिनके बॉडी पर थॉर्न्स लगे हुए हैं, सरफेस जो है वो रफ है। इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सारे एनिमल आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में हमें मिला हुआ है स्टार फिश, जो पेंटामीरस है, 5 आर्म्स वाला। 5 आर्म्स हैं इसको, घूमने फिरने के लिए ये पानी में अपनी आर्म्स यूज करके घूमता फिरता है। स्टार फिश के अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मैंने आपके सामने ये बनाया है। ये जो बनाया है मैंने आपके सामने, ये क्या है पता है? ये माउथ है इसका। इसके पीछे डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, उसके पीछे क्या होगा? एनस होगी। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मैंने ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया मैंने, ऐसे यहाँ से इसका मुंह है, नीचे से, ऊपर से, पीछे से, यानी इसका एनस है।
तो ये यहाँ से खाता है पीता है। बड़ी बात यह है इसके पास वस्कुलर सिस्टम नहीं है, ब्लड की वेसल नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी का सिस्टम है। जैसे प्लांट में जाइलम है, यहाँ पे भी जाइलम है, इसको कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो भाई स्टार फिश के अंदर ये एक तो सेंट्रल डिस्क है, इस सेंट्रल डिस्क पर लगी है एक आर्म, दूसरी आर्म, तीसरी आर्म, चौथी आर्म और ये पांचवी आर्म। 5 आर्म्स हैं इसमें। ये बन गई स्टार फिश, ये बन गई स्टार फिश। अब जो स्टार फिश है ये 5 तो आर्म्स इसमें हो गई भाई, ठीक है। अब इसमें ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर कैनाल या सेंट्रल कैनाल। ये वाली सर्कुलर कैनाल या सेंट्रल कैनाल जो गोल है, माउथ का पानी जो है इसमें जाएगा। सर्कुलर कैनाल माउथ से जो पिएगी वो पानी इसके पास जाएगा, माउथ से पानी इंटर होगा, इंटर होकर इसमें जाएगा। और अब ये पानी इस सर्कुलर कैनाल से आर्म्स में आएगा और आर्म्स में जाने के लिए एक डक्ट है जिसको हम कहते हैं रेडिएटेड डक्ट, रेडियल डक्ट। रेडियल का मतलब है जो रेडिएट करे, बाहर निकले, तो ये रेडियल डक्ट है। 5 आर्म्स में डक्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि कौन सी डक्ट, क्या कहा इसको, रेडियल डक्ट। तो भाई रेडियल डक्ट के ऊपर, रेडियल डक्ट अगर मैं यहाँ पे रेडियल डक्ट बनाऊं तो यहाँ पे रेडियल डक्ट पर ऐसे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऐसे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऐसे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये इस पर सब पर लगे हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। तीसरी वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्यूब फीट। ट्यूब है मगर पैरों जैसे हैं, पैर जैसे हैं, मतलब घूमेंगे, घूमने में रोल प्ले करेंगे, ये ही नहीं ट्यूब फीट, इसका एक और पार्ट भी है, इसका एक और पार्ट भी है, ये भी है। अब ये ट्यूब फीट हो गया तो इसके 2 पार्ट हैं, एक मोटा वाला ये वाला, और एक उसमें से ये जो बाहर डक्ट निकल रही है ये वाली, ये ट्यूब फीट है। इसका नाम है एम्प्यूला, एम्प्यूला, और इसका नाम है सक्कर, सक्कर। ट्यूब फीट के कितने पार्ट हैं, ये येलो वाला का नाम बताएं और इस ब्लू वाले का नाम बताएं कमेंट में जल्दी, तो मैं बात शुरू करूं। अभी ये जो बिल्कुल ये एम्प्यूला है येलो वाला और ब्लू वाला सक्कर है। तो भाई सुने, अब मूव कैसे करेगा। अब गलती से गाइनोडर्म्स जो है ये स्टार फिश जो सी में रहता है, शेलो एरिया पे, वहां पे आ गया, धरती पे आ गया। अभी हमें देखना है कि ये कैसे धरती पे मूव करेगा। देखें, आओ भाई देखते हैं कैसे मूव करता है ये। इसके आर्म्स के नीचे क्या नजर आते हैं, ये फीट नजर आते हैं, सक्कर नजर आते हैं। एम्प्यूला अंदर है इसमें, सक्कर बाहर है, जैसे हमारे पैर हैं। हाँ भाई एक ही बात है ये, बस इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना, ये आखिरी टॉपिक है हमारा, गौर से सुनिए। अब अगर मैं कहूं इन सब को मैं क्या कहूं, ट्यूब फीट, रेडियल कैनाल एंड सर्कुलर कैनाल को मैं कहूं वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्या कहूं, वाटर का, नालियों वाला सिस्टम है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो ये सारे का सारा वाटर वास्कुलर सिस्टम है। तो गाइनोडर्म्स के अंदर फूड को वगैरह सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड की वेसल नहीं है, वाटर का सिस्टम है। वाटर के थ्रू सारी चीज़ें इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। भाई मेरी बात सुने, अभी ये वाटर वास्कुलर सिस्टम ना ओनली ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है, अगर ये बॉडी को सपोर्ट भी देता है, उसके अलावा इसका एक और काम भी है, मूवमेंट करवाना। तो लोकोमोशन कैसे करवाता है, सुने। लोकोमोटरी ऑर्गन सारा वाटर वास्कुलर सिस्टम नहीं है, ट्यूब फीट लोकोमोशन करवाएगा। ट्यूब फीट मतलब एम्प्यूला एंड सक्कर। अगर मैं कहूँ ट्यूब फीट में भी पानी है, सक्कर में भी थोड़ा पानी है। अगर ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट करे अपने आप को, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे अपने आप को, पतला हो जाए, तो प्रेशर किस पे बढ़ जाएगा, सक्कर पे। सक्कर मोटा हो जाएगा और लंबा चौड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो लंबा चौड़ा हो जाएगा तो ये आके टच करेगा सरफेस को, ये टच करेगा। जैसे टांग पे हम खड़े हैं ऐसे अर्थवाम में
क्या है ये स्टार फिश, इसमें ताकत आ जाएगी। ये सक्शन फोर्स भी क्रिएट करेगा। बॉटल है ना भाई, बॉटल को आप ऐसा उल्टा करके हाथ पे रखें और उसको पहले हवा निकाल के ऐसे लगा के फिर पानी को नीचे करें, ऊपर से हवा बनी हो इसमें, तो ये ऊपर नहीं उठती, ये सक्शन फोर्स क्रिएट करती है। हाथ को कहती है कि आप, मैं हाथ को अंदर कर लूं, अगर हाथ लंबा होता है बड़ा होता है नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये जो शक्कर है ये सरफेस के साथ अटैच भी होता है और सरफेस को अटैच भी, कांटेक्ट भी करता है, सक भी करता है और खड़ा हो जाता है। और ये एक है शक्कर या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो कोई एम्प्यूला कांटेक्ट करेगा, कोई रिलैक्स, कोई कांटेक्ट, कोई रिलैक्स साइड वाला, तो ऐसे ये टांगों पे खड़ा हो जाएगा। खड़े होने के बाद अगर ये कांटेक्ट करे, अभी ये शक्कर कैसे टाइट हो गया, कैसे इसने सक्शन किया, इसने कांट्रैक्ट किया। तो जब शक्कर कांट्रैक्ट करेगा, शक्कर कांट्रैक्ट करेगा तो पानी किसके पास जाएगा, एम्प्यूला के पास। जब पानी एम्प्यूला के पास वापस जाएगा तो एम्प्यूला अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। जब ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा तो इसकी साइज कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ये उठ जाएगा धरती से या नहीं, उठ जाएगा भाई, साइज कम हो जाएगी। तो ये ऐसे धरती पर लगा के उठा के, लगा के उठा के मूव करता है। एम्प्यूला कांट्रैक्ट करेगा तो धरती से लगेगा, फिर ये कांट्रैक्ट करेगा तो धरती से उठ जाएगा। ऐसे स्लो 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 मूवमेंट करता है थ्रू द डीप फिट। ये सिस्टम है लोकोमोशन इन स्टार फिश का। कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है भाई।